तो हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं सौरभ सर। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जिद पर, जहां पर जिद है कुछ बेहतर करने की और कुछ बेहतर बनने की। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर उसके पहले हमको ये जानना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। जब भी कोई दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, आकर्षण बल लगाती हैं, तो इस प्रकार के लगने वाले बल को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल। ये जरूरी नहीं है कि पृथ्वी की तरफ ही हो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल हर उस बॉडी में हो सकता है जो अपने आप में इनर्शिया रखती है। इनर्शिया मतलब मास को कैरी करती है। तो एक इनर्शिया वाली बॉडी दूसरी इनर्शिया वाली बॉडी को क्या करती है, आकर्षित करती है। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये आकर्षण दिखाई नहीं दे सकता, पर इतना जरूर है कि यह आकर्षण होता है। और लंबे समय तक यदि बॉडीज ऐसी बनी रहे तो हायर इनर्शिया की बॉडी लोअर इनर्शिया मतलब लोअर मास की बॉडी को अपनी तरफ खींचने लगती है। अभी इसी सिद्धांत का प्रयोग न्यूटन ने किया गुरुत्वीय बल को नापने में, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने में। यहाँ पर न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए इसको देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि यदि हम दो बॉडीज की बात करें, लेट अस सपोज टू बॉडीज आर लाइक दीज, वन इज ऑफ मास m1 एंड सेकेंड इज ऑफ मास m2। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि इनके बीच जो लगने वाला एक फोर्स होगा, जो एक आकर्षण बल लगेगा दोनों बॉडीज के बीच में, वो फोर्स F समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडीज के मास के मल्टीप्लिकेशन के। दैट मीन्स फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2। प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये वाला। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड की जो एंटिटी है दिस वन, ये उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में इस तरफ की एंटिटी रहेंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एंटिटीज को रिलेट करेंगी। यदि ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये वाली घटेगी तो ये वाली घटेगी। इफ दिस राइट हैंड साइड इंक्रीजेस, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड, एंड इफ राइट हैंड साइड डिक्रीजेस, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो गेट्स डिक्रीज्ड। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी लॉ कहलाता है। अच्छा, न्यूटन ने जो दूसरी चीज देखी वो ये देखी कि ये जो फोर्स है इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। दैट मीन्स आर स्क्वायर। तो दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस, आप यहां से ले लो या फिर आप सेंटर टू सेंटर ले लो, तो दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती जाएगी, लगने वाला बल उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर से प्रोपोर्शन लगे। मतलब यदि ये बढ़ा तो ये वैल्यू कम होगी, और यदि ये कम हुआ तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है, जिसको हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना, ये दो जो एलिमेंट है ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किए और हमको बताए कि ये F इसके समानुपाती होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। अब यदि आप इन दोनों एलिमेंट को 1 को और 2 को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो हमारे पास बना ये कंपाइल्ड फॉर्मूला वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स के लिए। यहाँ पर आप यदि देखो, यदि हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम g बोलते हैं। ये समानुपाती नियतांक कहलाता है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है उसके रिप्लेसमेंट में इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को अपन सॉल्व नहीं कर सकते बिना उसका एक कांस्टेंट दिए। तो g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे पास कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m1 है फर्स्ट बॉडी का मास, m2 है सेकेंड बॉडी का मास, r जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और g क्या है? एक कांस्टेंट है।
इसका यूनिट होता है और इसका वैल्यू होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो ठीक है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, प्रूवन है, ये यूनिट कहाँ से आ गई? तो अभी आप देखो ये कैसे निकलता है। ठीक है, यहां पर यदि मैं फोर्स की बात करूं तो इस फोर्स का यूनिट क्या आना चाहिए? न्यूटन। क्या आना चाहिए? न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट ही न्यूटन होता है। ठीक है, तो अब अपन जी का यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि कैसे जी का यूनिट हमारे पास ये बनेगा। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी को कैलकुलेट करना है तो आप m1 m2 को यहाँ नीचे ले जाओ, r को ऊपर ले आओ, तो इट विल बी लाइक F मल्टीप्लाई r स्क्वायर, ये r यहाँ चला जाएगा, ये m1 m2 यहाँ से नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय m1 m2 = g। इस तरफ आपके पास g ही बचा, बस इसको रिवर्स करके लिख लीजिए। सो g = F r स्क्वायर मल्टीप्लाई है बीच में, डिवाइड बाय m1 m2। F का यूनिट बच्चों क्या होता है? न्यूटन। R का मीटर, और मीटर का देखो क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर, डिवाइड बाय m1 m2, दोनों मासेस हैं। मासेस का यूनिट बच्चों क्या होता है? किलोग्राम। सो किलोग्राम क्या बनाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो तुम्हारे पास यहाँ आपके पास नीचे क्या आ जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो आप देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिखा है, और इसका ये वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, जो कि कैलकुलेटेड है, प्रूवन है। कभी आने वाले वीडियोस में इसका भी जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया होगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।